गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का चैप्टर नंबर 7 संघवाद। जैसे कि नाम से ही विदित है, संघवाद का अर्थ है सत्ता का एक से अधिक स्तरों में विभाजन करना। आज जो हमारे टॉपिक चल रहा है बच्चों, आज अपनी टॉपिक चल रहा है बच्चों नवीन राज्यों की मांग। हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। अब बच्चों अपन बात करते हैं इस टॉपिक की कि नवीन राज्यों की मांग। देश आज़ाद हुआ, उस समय भारत में 14 राज्य थे और ऐसी स्थिति में भाषा के आधार पर अपनी एक जैसी संस्कृति के आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी। राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, इसने हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया, लेकिन साथ साथ एक भाषा, एक संस्कृति वाले लोगों में भी एकता को जन्म दिया। और जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, उपनिवेशवाद को समाप्त करना यानी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाना और लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन था, अर्थात जनता का शासन स्थापित करने के लिए आंदोलन था। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हमारे नेताओं ने तय कर लिया था कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, अर्थात जिन राज्यों की भाषाएं समान होगी, जिन क्षेत्रों की भाषा समान है, संस्कृति समान है, उनको एक राज्य बना दिया जाएगा। इसी स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। जिन क्षेत्रों की भाषा एक थी, जैसे एक राज्य के अंतर्गत 2 भाषाई समुदाय निवास करते थे, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, बात थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही थे, तो महाराष्ट्र वालों की भाषा मराठी थी, गुजरात वालों की गुजराती। तो गुजराती जो समुदाय था, गुजराती जो क्षेत्र थे, उन्होंने भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग करनी शुरू कर दी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। बच्चों, प्रश्न ये कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों गई, इसका एक कारण है, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसका कारण ये है कि देश आज़ाद होने के पहले तो लोगों के मन में यही था कि स्वतंत्रता प्राप्त करवानी है किसी भी तरह, लेकिन जब लोगों को आज़ादी मिल गई तो एक जैसे क्षेत्र जो भाषाई रूप से एक थे, जिनकी संस्कृति एक थी, तो आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर श्री रामुलु ने अनशन शुरू कर दिया। 4 दिन वो लगातार अनशन पे रहे और उनकी अनशन के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए, हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो गई। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। यानी जिन क्षेत्रों की भाषा एक जैसी थी, उनके लिए अलग राज्य बनाने की सिफारिश की गई। इस आयोग ने 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी कुछ नवीन राज्यों का निर्माण हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, यानी भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करना। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा की अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। तो बच्चों, जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, उसने 1956 से ही राज्यों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन किया गया। भाषा के आधार पर 2 नए राज्य सामने आए। 1966 में पंजाब को विभाजित करके हरियाणा का निर्माण किया गया भाषा के आधार पर। इसके बाद में पूर्वोत्तर, जिनको अपन सप्तभगिनी भी कहते हैं, नए राज्य जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब अस्तित्व में हुए।
यानी अलग अलग भाषा के आधार पर, अलग अलग संस्कृति के आधार पर एक क्षेत्र को विभाजित करके नई राज्यों का निर्माण किया गया। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने और अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 ईस्वी में किया। ताज़ा एग्जाम्पल है बच्चों अपने सामने कि 2000 ईस्वी में भी कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ प्रदेश। तो बच्चों इसको अपन समझते हैं कि जो नए राज्यों की मांग थी, एक तो भाषाई आधार पर थी, दूसरा प्रशासन की सुविधा के लिए, जैसे कि कुछ राज्य बहुत ज़्यादा बड़े थे तो प्रशासन चलाने में, शासन कार्य करने में दिक्कतें आ रही थी, तो कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। 2000 ईस्वी में 3 बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और झारखंड बना, और बिहार को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और उत्तराखंड बनाया गया, और बिहार का विभाजन करके झारखंड बनाया गया। सबसे नवीनतम एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 2 मई को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2014 में। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी प्रयासरत है, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है। अब बात करते हैं बच्चों अपन अंतर्राज्यीय विवाद की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्राज्यीय विवाद का अर्थ है एक दो पड़ोसी राज्यों में विवाद या एक से अधिक राज्यों में विवाद। जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता यानी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि जो राज्य के वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में कई बार आय के लिए अधिक वित्तीय मदद पाने के लिए केंद्र से उलझ जाते हैं, केंद्र से विवाद की स्थिति में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, केंद्र राज्यों में शक्तियाँ विभाजित है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के कुछ राजनीतिक पहलू भी होते हैं और इसका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय विवादों की। अंतर्राज्यीय विवाद में 2 टॉपिक सामने आते हैं। एक तो राज्य केंद्र से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा जो वित्तीय मदद है वो अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, आय के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कई बार वो केंद्र से उलझ जाते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि जो संघीय व्यवस्था है, अपने यहाँ पर भारत में संघीयात्मक व्यवस्था अपनाई गई, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकारें अलग अलग है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक दूसरे के विवाद के उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद, आपने नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। इसमें जल को लेकर के 3 राज्यों में विवाद चलता रहा है। कई बार राज्यों में सीमा विवाद हो जाते हैं, अपने क्षेत्र की सीमा को लेकर के। हालांकि इन सब विवादों का हल करने के लिए हमारी न्यायपालिका है। पंच आप समझते हैं, ग्रामों में पहले 5 लोग बड़े बुजुर्ग बैठ करके निर्णय देते थे, तो अब वर्तमान में निर्णय देने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। लेकिन जो ये विवाद है ये कानूनी नहीं है, इन विवादों के राजनीतिक पहलू और इनको विचार विमर्श से हल किया जा सकता है, विश्वास के आधार पर इनका हल हो सकता है। आमतौर पर हम देखते हैं बच्चों 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। 2 प्रकार की गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इनमें सबसे पहला सीमा विवाद, जिसका मैंने आपको अभी बताया कि 2 पड़ोसी राज्य है, तो ये राज्य भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 से अधिक भाषा बोलने वाले लोग होते हैं।
और इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं कि जो ये विवाद है, अब अपन इसको समझते हैं किस तरह के विवाद होते हैं। तो पहला विवाद क्या है? सीमा विवाद। दो पड़ोसी राज्यों में भूभाग को लेकर के, सीमा का निर्धारण को लेकर के विवाद। हालांकि इनका निर्माण भाषाई आधार पर होता है, तो सिर्फ इसको भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया कुछ विवादों का, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम क्षेत्र को लेकर विवाद है। बेलगाम को लेकर के कर्नाटक अपनी दावेदारी जताता है और महाराष्ट्र भी अपनी दावेदारी जताता है। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को लेकर दोनों के मध्य विवाद है। जो मणिपुर और नागालैंड है, इनके बीच भी अपनी सीमा को लेकर के विवाद है। अब पंजाब और हरियाणा में तो सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं है, बल्कि राजधानी को लेकर के भी विवाद है, क्योंकि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। हालांकि जिस समय इनका निर्माण किया गया 1985 में, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस विवाद को हल करने के लिए कुछ प्रयास किया, सहमति भी बनाई। चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी बना हुआ है। तो इस तरह दो राज्यों में कई विवाद सामने आते रहते हैं। अपनी जहाँ सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों की जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि ये संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। बच्चों, आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य से सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चले गए। अब दूसरा एक और ऐसा विवाद है नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। तो नदियां हमारे प्रमुख संसाधन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग की भावना की परीक्षा हो जाती है। तो पहला विवाद सीमा विवाद और दूसरा विवाद है जल विवाद। नदी के पानी के पेयजल और सिंचाई को लेकर कई राज्य आपस में उलझाते हैं। इसमें प्रमुख एग्जाम्पल है कावेरी जल विवाद, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का एक प्रमुख विवाद है। काफ़ी लंबे समय से विवाद सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था। हालांकि जल विवादों को सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण है, लेकिन ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया। अब ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल और वह नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच भी ऐसा विवाद चलता है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इनके जल को हम नहीं रोक सकते, इनके जल को हम बांट नहीं सकते, इसलिए राज्यों को धैर्य रखना होगा और सहयोग करना होगा। विशिष्ट प्रावधान, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन कुछ राज्यों को लेकर के विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता ये है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है, यानी कुछ राज्यों को विशिष्ट माना गया है, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान या व्यवस्था, प्रावधान अर्थात व्यवस्था की गई है। विधायिका के अध्ययन के समय हमने पढ़ा कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जनसंख्या 19 करोड़ है, वहीं सिक्किम जैसे राज्य की जनसंख्या सिर्फ 6 लाख है। तो इस कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। तो जहाँ छोटे से
जहाँ छोटे से छोटे राज्यों को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया, वही इस व्यवस्था से सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। तो बच्चों, विशिष्ट प्रावधान का अर्थ है कि हमारे संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, कुछ राज्यों को विशिष्ट माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या अलग अलग है। कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक है और कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है। तो इस कारण राज्यसभा, वैसे जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होती है बच्चों, वहाँ पर राज्यसभा में जो उच्च सदन होता है उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे अमेरिका है तो वहाँ पर सभी राज्यों, सीनेट में सभी राज्यों से 2-2 कैंडिडेट जाते हैं, समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन अपने यहाँ पर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया और उसका आधार माना गया जनसंख्या को। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, राज्यसभा की सदस्य संख्या होती है 245, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं 31। अपनी राजस्थान से कैंडिडेट जाते हैं 10 और सिक्किम जैसे राज्यों से कैंडिडेट 1-1 जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है। शक्ति की बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है और ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए है, क्योंकि वहाँ का विशिष्ट इतिहास, संस्कृति वाली जनजाति बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 371 से संबंधित है। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी है। तो बच्चों, अपन इसको समझते हैं। हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य सूची है, जो संविधान की शक्तियाँ हैं, वो सभी को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कुछ राज्य जिन